आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो हमने मेडिसिन सीरीज स्टार्ट किया था कि एक इंडिविजुअल मेडिसिन के बारे में से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके सारे डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट फेलियर के लिए, हार्ट अटैक के लिए और हार्ट के पेशेंट्स का मृत्यु दर कम करने के लिए, हार्ट के धड़कन की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किन लोगों को ये मेडिसिन देनी चाहिए, किन लोगों को नहीं देनी चाहिए, क्या इनके साइड इफेक्ट्स है और कितने टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहिए। इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है बीटा ब्लॉकर्स पर। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली एक ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई हार्ट के बीटा रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है। इसमें ज़्यादातर कॉमनली कार्बिडोल, नेबिवोलोल, बिसोप्रोल ये ज़्यादातर कॉमनली दवाई होती है। प्रोपेनोल भी कई बार यूज़ करते हैं, पर कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी आउटडेटेड है। बहुत सारे नाम है, ऑब्वियसली देखिए हर कंपनी का अपना एक ब्रांड का बनाने का प्रोटोकॉल रहता है। कोई कंपनी एक सफिक्स या एक प्रीफिक्स लगा के नाम को मॉडिफाई करती है। ज़्यादातर इसको हम जो यूज़ करते हैं वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में करते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मृत्यु दर को कम करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हार्ट अटैक में जब व्यक्ति को स्ट्रेस होता है तो बॉडी में बहुत स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं, बहुत एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन का सिक्रीशन होता है। ये एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन जब बॉडी पर हार्ट के रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है तो हार्ट में बहुत ज़्यादा धबकारे की अनियमितता हो सकती है। ज़्यादा हार्ट कभी कभी धबकारे की अनियमितता की वजह से हार्ट बंद भी पड़ सकता है, हार्ट के सेल्स का डैमेज भी हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए ये एंजाइम्स काम करते हैं, लेकिन कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूटअप भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हार्ट अटैक के पेशेंट्स में दिया जाता है। सेम चीज़ हार्ट फेलियर में भी होता है। हार्ट फेलियर में भी ये स्ट्रेस हार्मोन्स हार्ट के सेल्स को मारते हैं, हार्ट के सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये सेल्स से हार्ट के सेल्स डैमेज ना हो, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा किसी को धड़कन का अगर प्रॉब्लम हो, धड़कन अनियमित हो, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है धड़कन को रेगुलराइज करने के लिए या धड़कन की अनियमितता से मृत्यु दर जो होता है उसको कम करने के लिए। अगर नलियों का ब्लॉकेज वाली बीमारी है तो भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर हार्ट अटैक में होने वाले प्रॉब्लम्स को कम करता है। जिन लोगों को एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स में धड़कन जो बढ़ जाती है एंग्जाइटी की वजह से, उसको कम करता है। थायराइड के पेशेंट्स में भी ये थायराइड की प्रॉब्लम्स को कम करता है। थायराइड से रिलेटेड लोगों को ट्रेमर्स और कंपन की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये कम करता है। जिनको लोगों को ट्रेमर्स की प्रॉब्लम होती है, हाथ में कंपन होता है, उसमें भी प्रोपेनोल वगैरह को यूज़ किया जाता है। ये कुछ रिसेप्टर्स पे ऐड करके कंपन की प्रॉब्लम को कम करता है। ग्लूकोमा में भी इसका थोड़ा यूज़ है। तो इसके ज़्यादातर यही कॉमन यूज़ है। इसके मनाही यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़्यादातर ये हैं कि अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो, किसी को सीवियर एस्थमा हो, किसी का हाथ पांव अगर ठंडे हो रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा नींद रिलेटेड प्रॉब्लम हो। साइड इफ़ेक्ट्स में एक लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है, यानी मेल पेशेंट्स में ये इरेक्शन मेंटेन करने में दिक्कत आती है। कुछ लोग को मेमोरी लॉस या कन्फ्यूजन भी इस दवा से हो सकता है। जिन लोगों को बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है, कई बार बॉडी में थोड़ा पानी भरने का प्रॉब्लम इससे हो सकता है, पर बैलेंस करके दें और पानी एक बार उतर जाए उसके बाद दें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी लोगों को बढ़ सकता है। जिन लोगों को सीवियर एस्थमा है, सीवियर पेरिफेरल नलियों का ब्लॉकेज है, गति बहुत कम है, अनकंट्रोल्ड हार्ट फेलियर है, वैसे लोगों में इसको यूजुअली अवॉइड किया जाता है। वैसे लोगों में इसकी मनाही होती है। इसको दूसरी दवाइयाँ जो धड़कन की अनियमितता को बढ़ाती हैं या जो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो करती है, या जो ऐसी मेडिसिन है कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए जो दी जाती है, या जो एक क्लोनिडिन करके दवा है जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, ये सारी दवाओं के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। एक मेफ्लोक्विन करके एंटी मलेरियल होती है, उससे भी इसका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को ये दिया जाता है तो उसको अगर दवा को अगर साइड इफेक्ट हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो या बंद करना भी हो तो सडनली बंद नहीं किया जाता, धीरे से इसको बंद किया जाता है। नहीं तो दवा के सडन बंद होने से सडन बीपी शूटअप हो सकता है और धड़कन भी सडनली अनियमित हो सकते हैं। इसमें पेशेंट का जान का खतरा ज़्यादा हो सकता है। इसके स्टैंडर्ड डोजेज ये हैं कि कार्बिडोल ज़्यादातर 3.125 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली से स्टार्ट किया जाता है। उसको हर 14 दिन के बाद बढ़ा के 6.25 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली, फिर 12.5 मिलीग्राम्स, फिर 25 मिलीग्राम्स से 50 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली तक जा सकते हैं। नेबिविलोल का ये है कि 2.5 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, 10 मिलीग्राम्स तक जाते हैं। बिसोप्रोल में 2.5 मिलीग्राम्स में स्टार्ट करके 10 मिलीग्राम्स तक जाते हैं। तो ये दवाओं का ज़्यादातर प्रिंसिपल ये है कि जितने ज़्यादा डोज पर पेशेंट को दिया जाए उतना ज़्यादा फ़ायदा करती है। लेकिन ये सारी दवाइयाँ क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं तो इनको बहुत अल्ट्रा हाई डोजेज में नहीं दिया जा सकता, नहीं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है, गति हृदय की बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, उससे थोड़ा साइड इफेक्ट्स हो सकता है। थोड़ा चक्कर, कमजोरी, गति कम होने का साइड इफेक्ट्स इससे कॉमन है। तो थोड़ा सा देख के देना चाहिए। हर 14 दिन में थोड़ा थोड़ा पेशेंट का डोज को बढ़ाते जाते हैं, उस लेवल तक लाते हैं जहाँ तक पेशेंट टॉलरेट करता है। जहाँ पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होने चालू हो जाते हैं वहाँ दवा का
डोज और फर्दर नहीं बढ़ाते हैं, फिर उस लेवल पर मेंटेन करते हैं। थोड़े टाइम के बाद अगर टॉलरेंस बढ़ जाता है तो फिर से और बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा डोज देने से ऑब्वियसली थोड़े साइड इफेक्ट्स तो बढ़ते हैं, लेकिन पेशेंट का मृत्यु दर भी कंपेरेटिवली कम होता है और धड़कन का प्रॉब्लम और हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम भी कंपेरेटिवली कम होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? रिदम के प्रॉब्लम्स को नॉर्मलाइज करता है, टोटल हार्ट की गति को कम करता है। कुछ एक्टोपिक फोकस है जहाँ से मिस्ड बीट्स आते हैं, अब नॉर्मल इम्पल्सेस आते हैं, उनको ये शांत करने में मदद करता है। जो लोग को हार्ट फेलियर है उनको हार्ट के सेल्स का मरना को कम करता है, हार्ट के पंप फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ओवरऑल सर्वाइवल रेशियो इससे कम होता है, सर्वाइवल रेशियो इससे बढ़ता है। ओवरऑल ऐसा देखा गया कि इस दवा से सर्वाइवल रेशियो काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ता है। नंबर नीडेड टू ट्रीट अगर बात करें, यानी कितने लोग को ये दवा देनी पड़ती है ताकि एक जन की मृत्यु कम हो जाए, वो ऑलमोस्ट कई स्टडीज़ में 14 से 20 तक रेंज करता है। यानी ऑन एन एवरेज 100 लोगों को अगर आप देते हैं तो 5 से 7 लोगों की मृत्यु उससे कम हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। 5 से 7 लोगों का आप जान बचा सकते हो 100 लोग को मेडिसिन देना। तो मोर्टालिटी बेनिफिट के लिए जहाँ 4 मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स, RAS इनिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, मिनरल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और SGLT2 इनिबिटर्स, ये चारों में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। बहुत सालों से इस दवा को हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं और हर हार्ट फेलियर पेशेंट में, अनलेस उसमें BP का प्रॉब्लम हो या कोई एब्सोल्यूट दवा का मनाही हो, तब तक इसको यूज़ करना चाहिए और हाई डोज पे यूज़ करना चाहिए। इसको ज़्यादातर जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करके ब्लड प्रेशर इंप्रूव होने के बाद इसको स्टार्ट करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है तो इवाब्रेडिन करके एक ऑल्टरनेटिव दवा आती है जो गति को कम तो करती है लेकिन BP को उतना कम नहीं करती है, तो उसका फ़ायदा थोड़ा कम है लेकिन नुकसान भी थोड़ा कम है, साइड इफेक्ट्स कम है। तो कई बार उससे स्टार्ट करते हैं, गति को कंट्रोल करते हैं और बाद में जब पेशेंट सेटल डाउन हो जाता है तो इवाब्रेडिन को बंद करके या कम करके बीटा ब्लॉकर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म पंप फंक्शन सुधारने में जो इफेक्ट है या धड़कन की अरिथमिया को कंट्रोल करने में जो इफेक्ट है, मृत्यु दर को कंट्रोल करने में जो इफेक्ट है, वो बीटा ब्लॉकर का ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इवाब्रेडिन, इसलिए ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। पर जहाँ साइड इफेक्ट हो, प्रॉब्लम्स हो, वहाँ पे इवाब्रेडिन को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हार्ट अटैक आने के बाद या हार्ट फेलियर में जैसे ही पेशेंट आता है, एक बार पेशेंट का लंग्स में पानी नहीं हो, BP स्टेबल हो, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ज़्यादातर दवा लाइफ टाइम चलती है, इसको बंद नहीं किया जाता। जब भी आप इसको बंद करेंगे तो वापस से प्रॉब्लम हो सकती है, धड़कन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट फेलियर भी वर्सन कर सकता है, मृत्यु दर भी बढ़ सकता है। तो अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो आपको दवा मोस्टली लाइफ टाइम देनी पड़ेगी। एवरेज कॉस्ट इसका ऑन एन एवरेज 5 रुपये से 15-20 रुपये तक आता है। इसके कुछ सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस भी आते हैं जो लगभग वही प्राइस के आसपास आते हैं। ज़्यादातर ये दिन में 2 बार के डोज में दिया जाता है। कार्बिडोल, बिसोप्रोल दिन में 1 बार, नेबिवोलोल दिन में 1 बार। कार्बिडोल के कुछ सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन आते हैं जैसे कार्डिवा CR है, कारका CR है, कार्विस्टार CR है, इस तरह के नाम से आता है। तो उसमें दिन भर में 1 बार भी देने से काम चलता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में कई बार लोगों को इससे बैठे से उठने में चक्कर आते हैं, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। BP दबका तो कम करता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन करता है, तो ये थोड़ा इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर किसी पेशेंट को क्लियरली इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है, BP बहुत कम हो रहा हो, पानी भर रहा हो या पेशेंट की बॉडी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रही है, तो इस दवा को बंद करना चाहिए। पर ज़्यादातर सडनली बंद नहीं करना चाहिए। सडनली बंद करने से सडन BP शूट अप हो सकता है और सडनली धबकारा भी, अनियमितता भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको इसको अगर आइडियली हाफ करके, जिस तरह हाफ करके हम बढ़ाते हैं डोज को डबल करके, उसी तरह हाफ करके इसको कम करना चाहिए। यानी कि 12.5 से 6.25 आए, फिर 3.25 आए, फिर और कम करके बंद किया। इस तरह से इसको पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। खाने से इसका बहुत ज़्यादा कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कुछ दवाइयों से इंट्रैक्शन है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की। खाने के पहले ले या बाद में ले उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ डोजेस को मिस मत करिए। अगर आप डोज को मिस कर देते हो तो दवा का असर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, तो उसमें थोड़ा मैनेज करना कई बार मुश्किल पड़ता है और BP कई बार बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, कभी गति का कंट्रोल बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए दवा को आप रेगुलर बेसिस पे ही लेते रहें, एक आध दिन भी मिस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फूड के साथ इसका कोई स्पेसिफिक इंट्रैक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि खाने के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा अब्जॉर्ब होगा या नहीं, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट का कोई नॉन कार्डियक सर्जरी वगैरह होना है तो उसके लिए इस दवा को बंद करने का ज़रूरत नहीं है। पर कई बार अगर किसी को BP वगैरह कम है और सर्जरी के दौरान BP कम हो जाए तो वैसे केसेस में इसको बंद किया जा सकता है। पर अगर किसी का कोई और सर्जरी भी होना है तो इसको दवा को बंद करने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट या जिनको गति का प्रॉब्लम है या जिनको एस्थमा वगैरह, वहाँ पे इसका डोज कम दिया जाता है और थोड़े कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को प्रेफर किया जाता है। बाकी फीमेल पेशेंट्स और किडनी और लिवर के प्रॉब्लम्स में इसको सेम डोज दिया जा सकता है।
एक कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स करके कॉन्सेप्ट होता है। कार्डियो सिलेक्टिव मतलब ये होता है कि जो सिर्फ हार्ट पर असर करते हैं। तो जो कार्बिडोल वगैरह है ये कंपैरेटिवली नॉन कार्डियो सिलेक्टिव है। बिसोप्रोलोल और नेबिवोलोल कंपैरेटिवली सिर्फ हार्ट पर ऐड करते हैं, सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पर ऐड करते हैं, तो इसलिए सिर्फ हार्ट पर ऐड करते हैं। ये ड्रग्स कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, सेफर ज़्यादा होते हैं, पर थोड़ा बेनिफिट्स भी इनके थोड़े कम रहते हैं। कार्बिडोल ज़्यादातर मृत्यु दर को भी कम करता है और थोड़ा सा पंप फंक्शन को भी ज़्यादा सुधारता है। 5 से 10% तक का पंप फंक्शन इससे सुधर सकता है और मृत्यु दर कम से कंपैरेटिवली 5 से 10% तक कम हो सकता है। बिसोप्रोलोल का भी इतना ही एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा सा वो पंप फंक्शन को कम सुधारता है, धड़कन की अनियमितता को कंट्रोल करके मृत्यु दर को ज़्यादा बेनिफिट करता है। काफ़ी ट्रायल्स और काफ़ी स्टडीज़ में इसके में हज़ारों पेशेंट का डेटा अवेलेबल है जो शो करता है कि हार्ट फेलियर के हर पेशेंट को देना चाहिए। लॉन्ग टर्म इसका सर्वाइवल बेनिफिट है। कई पेशेंट्स हमसे जिद करते हैं कि इसको दवा को बहुत ज़्यादा टैबलेट्स हो गए, दवा को कम करो, दवा जितना जल्दी हो सके आप रिड्यूस करो। तो हम वैसे पेशेंट्स को ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं कि जिनको भी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है या पंप रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ये दवाइयाँ लाइफ टाइम ही लेनी चाहिए। अगर पॉसिबल होता है तो इसका कुछ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, वहाँ पे हम उसको यूज़ करके रामिप्रिल के साथ कॉम्बिनेशन करके या कुछ ब्लड बीपी कम करने वाली मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करके इसको नंबर ऑफ़ टैबलेट्स पेशेंट का कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसको लाइफ टाइम ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको बंद करेंगे तो कंडीशन वापस बिगड़ने का चांस रहता है। हार्ट की ज़्यादातर मेडिसिन में वैसे यही रहता है कि उनको एक बार चालू होती है तो लाइफ टाइम ही चलती है। ये बीमारियाँ ये दवाइयाँ जो है वो बीमारी को कंट्रोल करती है, पूरी तरह क्योर नहीं कर सकती है। जितना समय तक इनको देते रहेंगे उतना पेशेंट को फ़ायदा होगा। जब भी आप दवाओं को बंद करने का प्रयास करेंगे कंडीशन वापस से बिगड़ सकती है। कार्बिडोल ज़्यादातर कार्लॉक, कारका, कार्डिवास इस तरह के नामों से आती है। बिसोप्रोलोल ज़्यादातर बिसो हार्ट, बिसो नेक्स्ट, बिसो बिस, बहुत सारे तरह के कॉन्कॉर इस तरह के नामों से आती है। और नेबिवोलोल ज़्यादातर नोडॉन, नेबी स्टार इस तरह के नाम से मार्केट की जाती है। आज के टॉपिक में हमने बीटा ब्लॉकर्स के बारे में बात की। बीपी कम करने की और हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करने की, धड़कन की अनियमितता को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसको ऑन एन एवरेज मान के चलिए कार्डियोलॉजी की पेशेंट्स में 80 to 90% लोगों के प्रिस्क्रिप्शन में ये रहती दवा है। तो इसलिए अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं हो तो हर हार्ट फेलियर के पेशेंट में इसको देना चाहिए। ज़्यादातर मैक्सिमम जितना पेशेंट डोज टॉलरेट करे उस डोज पे देना चाहिए। बहुत कम डोज पे देने में साइड इफेक्ट तो कम होंगे लेकिन फ़ायदा भी कम होगा। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डोज पर इसको देना चाहिए। और मैक्सिमम पॉसिबल डोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि वो पेशेंट किस लेवल तक वो डोज को बर्दाश्त कर रहा है या स्टडीज़ में किस लेवल के डोज को दिया गया तो उस लेवल तक हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट का टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसमें 200-400 मिलीग्राम तक चले जाएं। जितना ट्रायल में शो किया गया है कि जितने डोज तक पेशेंट को बेनिफिट होता है उस ट्रायल डोज तक हमें रीच करने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा डोज देंगे उतना पेशेंट को फ़ायदा होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं या यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है जिसके बारे में आप चाहते हैं हम डिस्कस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कोई और इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आप उस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।